हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, हम आपके लिए एक लेकर आए हैं आपकी एक इम्पोर्टेंट क्लास जो आपकी चल रही है हिस्ट्री की। हिस्ट्री की हमारी 2 क्लास आ चुकी हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री की जो है क्लास नंबर आपकी 3 है। तो इसमें हम आपको पता है कंप्लीट हिस्ट्री हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए आप इसे रिवाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें। यदि आपके एग्जाम्स की डेट जल्दी आ जाएगी तो हम डेली 1 से 2 क्लास कर देंगे ताकि आपका रिवीजन हम स्पीड से करा सकें। ठीक है, तो ये आपके लिए थ्योरेटिकल क्लास है, इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस नहीं है। और ये थ्योरेटिकल जो क्लास है इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं। आपकी जो हिस्ट्री की क्लास है, तो जब आप इस क्लास को देखेंगे तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बनते हैं आप उन्हें नोट करते चलिएगा। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। अब बट वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें। ठीक है, देखिए आपके वीडियोस के लाइक एंड शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और बेहतर करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए 2 क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत का जो सोर्स है, जो हमें ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेज हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ये है कि प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है, ऐसे कौन कौन से विदेशी यात्री जो उस समय भारत आए, जिन्होंने किताबें लिखी, उन किताबों में उन्होंने जिक्र किया भारत का और भारत के बारे में बताया, भारत का प्रशासन कैसा था, भारत का शासन कैसा था, वहां की जनता कैसी थी, वहां का व्यवसाय कैसा था, वहां के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, तो अब हम जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो जानकारी है उसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे इसमें यूनानी रोमन लेखक। ठीक, जो ग्रीक हमारे रोमन राइटर्स हैं, उन्होंने उनकी कौन कौन सी किताबें हैं या उन्होंने इतिहास के देश के बारे में क्या क्या लिखा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेसियस की। ठीक है, ये कौन था? ये ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। और भारत के संबंध में इसका जो विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, क्योंकि इसने जो कहानियां इसमें लिखी हैं अपनी पुस्तकों में वो जरूरत से ज्यादा उसमें ऐसे हाइपरबल होता है ना, जो अति कर दी है उसमें, जो उसने दर्शाने की या लिखने की, तो इतनी ज्यादा अति हो गई है कि वो कहानियां आश्चर्यजनक लगती हैं। और आश्चर्यजनक, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक होने के कारण ये कहानियां थोड़ी सी अविश्वसनीय है, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सका है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर हेरोडोटस की। आपको पता है इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन बन गए। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। तो इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, उसमें 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत और फारस यानी ईरान के संबंधों का वर्णन इन्होंने किया है। परंतु इनका जो विवरण है वो भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, ऐसा माना गया है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये है हेरोडोटस। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये है सिकंदर। तो देखिए सिकंदर आपको पता है जो अब तक का सबसे ज्यादा विजित जो है वो शासक माना जाता है। तो सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए थे। आपको पता है सिकंदर अकेला नहीं आया था, उसके साथ बहुत बड़ी सेना आई थी। तो सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे उनमें कौन कौन थे? एक तो निर्याकस था, एक आने सिक्रोटस था, एक था अरिस्टोबुलस। तो ये लोग थे जिनके विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट्स जो रखे हैं उस समय के जेन्युइन पॉइंट्स रखे हैं, जो एक्चुअल चीजें रखी थी इन्होंने लगभग वो एक्चुअल चीजें अपनी पुस्तकों में लिखी हैं, रखी। ठीक है, जिस कारण इनका सिकंदर के जो साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, इनके विवरण को अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज की बात हो रही है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज था वो किसके राज दरबार में आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक है, तो एक साथ ही 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं। अब देखिए इसने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न,
इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। उसमें इसने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं ये कौन है। ये है डाइमेकस, ये डाइमेक्स है। ये कौन था? सीरिया नरेश आंतियोकस जो था उसका ये राजदूत था। ठीक है, सीरिया का जो राजा था आंतियोकस, उसके राजदूत थे डाइमेकस। ये बिंदुसार के राज दरबार में भारत आया था और उसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में ये आया था। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है हमारा डायोनिसियस। तो जो डायोनिसियस है ये कौन था? मिस्र के राजा टालमी फिलेडेल्फस का ये राजदूत। कौन था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का ये राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में कौन आया था? नोट कर लीजिए, डायोनिसियस। ठीक है, ये जो डायोनिसियस था जो मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, ये आया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं टॉलमी। टॉलमी कौन था? दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी। ये कई बार आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न है एग्जाम में कि भारत का भूगोल किसने लिखी है, तो ये टॉलमी ने लिखी है। दूसरी शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई है। आगे बात करते हैं प्लिनी की। प्लिनी कौन था? इसने प्रथम शताब्दी में पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्ट्री। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, तो प्लिनी ने लिखी है। ठीक है, प्लिनी ये कौन थे? पहली शताब्दी में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी और इसमें इन्होंने भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है इन सब चीजों की, वो हमें प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से मिलती है। इसमें जितने भी राइटर्स मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी बुक्स बता रही हूँ और जिसके भी दरबार में ये राजदूत आए थे, इन सबको आप नोट कर लीजिए। इसमें मैंने बिल्कुल इंपोर्टेंट जो डेटा है सिर्फ वही डाला है, फालतू का कुछ नहीं है और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए ये पुस्तक तो है, आपको पता है ये पुस्तक तो मिली है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, परंतु इस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, कि ये किसने लिखी है, कहाँ से है, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं। हाँ, इतना जरूर पता है कि जो लेखक है लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर ये आया था। ठीक है, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उसने इस समय के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है इस पुस्तक में, परंतु इस पुस्तक का जो लेखक है वो अज्ञात है। ठीक है, उसकी जानकारी हमें कहीं से नहीं मिलती है। तो ठीक है, ये थे जो ये हमारे लेखक थे। अब हम बात करते हैं चीनी लेखकों, जो चाइनीज राइटर्स है ये कौन कौन थे। ठीक है, अब तक हमने ग्रीक रोमन लेखक पढ़े हैं, अब चीनी लेखकों की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं फाहियान। ठीक है, फाहियान कौन था? ये चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। नोट कर लीजिए, फाहियान कौन था? ये एक चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था और किसकी जानकारी इससे मिलती है? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी इससे उपलब्ध होती है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और सबसे बड़ी बात, ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। 14 वर्षों तक इसने भारत में रहकर ही अध्ययन किया। अब बात आती है संयुग्निक। संयुग्न कौन था? ये तो 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। देखिए ये आया 3 वर्षों के लिए था, लेकिन बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इसे लगा कलेक्शन, तो उनको ये एकत्रित करके अपने साथ ले गए थे। अब आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग बड़ा प्रसिद्ध है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ह्वेनसांग के बारे में कि ह्वेनसांग किसके किसके शासनकाल में माना जाता है। देखिए ह से ह्वेनसांग है और ह से हर्षवर्धन है, तो इसे आप कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए इसने प्रस्थान किया और 1 वर्ष की यात्रा तय करने के बाद सबसे पहले ये भारतीय राज्य कपीशा पहुंचा था। ये 15 वर्षों तक भारत में ठहरा और 645 ईस्वी में ये चीन लौट गया। ठीक, उसने बिहार में नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर कर ले जाने के लिए ये यहाँ आया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर कर ले जाने के लिए ये भारत आया था। इसका जो भ्रमण है वृत्तांत वो CU की नामक पुस्तक में मिलता है। ये आपको नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि इसका जो विवरण है
ह्वेनसांग का वो किसमें मिलता है, तो वो मिलता है, इसका जो भारत भ्रमण है वो वृत्तांत सारा CU की नाम से प्रसिद्ध है। और देखिए इसे जो है CU की, इसमें 138 देशों का विवरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था वो शूद्र था, और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिभा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग की बात करते हैं तो ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जब ह्वेनसांग यहाँ अध्ययन के लिए आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो ये जो थे आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इत्सिंग। इत्सिंग कौन था, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, ये इत्सिंग की बात हो रही है। अब तक तो थे चीनी लेखक हमने पढ़ लिए, रोमन और ग्रीक लेखक हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं अरबी लेखक। तो देखिए अरबी लेखक की बात करते हैं तो अलबरूनी था, ये था अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव जिसे आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला ये था। ठीक है, अरबी में लिखी गई इसकी पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, यानी भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, एक विस्तृत ग्रंथ है जो हमें धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान, इन विषयों के आधार 80 अध्यायों में ये विभाजित है, और जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत अच्छा प्रकाश इन्होंने डाला है। ये बात हो रही है अलबरूनी की। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी, भारत की खोज। इसके बाद बात आती है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कौन था, ये एक अरबी भाषा में लिखा गया है इसके द्वारा। ठीक है, और इनका जो जिसमें इन्होंने अपना विवरण सारा लिखा है वो रेहला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो यात्रा वृत्तांत अपने लिखा इन्होंने वो किस नाम से जाना जाता है, रेहला के नाम से जाना जाता है। और ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियां हमें ये रेहला वृत्तांत जो है देता है। आपसे पूछा जाता है इब्न बतूता भारत कब आया, तो ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद दिल्ली का काजी या न्यायाधीश इन्होंने इसे नियुक्त किया था। ये बहुत विद्वान आदमी था। ठीक है, और 1333 में ये दिल्ली पहुंचा था। चलिए अब हम अन्य लेखक देख लेते हैं। बात हो रही है तारानाथ की। तारानाथ कौन था, ये एक तिब्बती लेखक थे। इसने क्या किया, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए। कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ की रचना किसने की, तो किसने की, तारानाथ ने की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मार्को पोलो की। ठीक है, मार्को पोलो की बात हो रही है। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था, तो इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अच्छा, तो ठीक है, मार्को पोलो हमने कवर कर लिया है। तो जो मार्को पोलो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर ये आया था, और इसका विवरण हमें पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी हम देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है वो किसे मानते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हम मानते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। बात हो रही है अब 1400 ईस्वी पूर्व के जो अभिलेख हैं, भोगाज कोई एशिया माइनर, इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्वनी कुमार इसके नाम मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मध्य भारत में जो भागवत धर्म है विकसित होने का प्रमाण हमें जो यमन राजदूत है होलियोडोरस, उसके वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। इस पॉइंट को तो आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए कि सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र वो किस में मिलता है, तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अभिलेख में ये मिलता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सोहगोरा अभिलेख है, और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख हमें मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हूण आक्रमण है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आप नोट करते चलिए। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, और किसके हैं ये अभिलेख? शासक भानुगुप्त। ठीक है, शासक कौन थे? भानुगुप्त, उससे ये हमें प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए रेशम बुनकर की जो श्रेणियों की जानकारी है वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से हमें गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी, और यहाँ मनुष्य के लिए उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अब देखिए, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ये कई बार आपसे पूछा गया है कि आहत सिक्के किसे कहा जाता था, तो ये प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशात्मा कहा गया है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो ये किया यवन शासक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण अभिलेख की कि कौन से अभिलेख हैं और वो किस शासक ने लिखवाए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस स्लाइड में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, एक है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है, कितनी बार पता नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको तो आप रट लीजिए पूरी तरह। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये तिथि नहीं है, इस पे ना कोई डेट नहीं डली हुई है, इस पे कोई तिथि नहीं है। ये किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उसने ये लिखवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था रुद्रदामन ने। ठीक है, अगला अभिलेख देखते हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसने लिखवाया? ये लिखवाया गौतमी बलश्री ने। ओके, चलिए गौतमी बलश्री ने कौन सा लिखवाया? नासिक अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख को किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अगला है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एहोल अभिलेख जो है वो किस शासक ने लिखवाया? तो ये किसने लिखवाया? ये लिखवाया पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला देखते हैं मंदसौर अभिलेख। तो जो मंदसौर अभिलेख है वो लिखवाया था मालवा के जो शासक थे यशोवर्मन ने ये लिखवाया था। अगला देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख किसने लिखवाया? प्रतिहार नरेश भोज ने। ठीक है, राजा भोज ने ये लिखवाया था। अगला देखते हैं भितरी और जूनागढ़ अभिलेख। भितरी और जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाए? ये लिखवाए हैं स्कंदगुप्त ने। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किसने लिखवाया है? बंगाल के शासक विजय सेन ने इसे लिखवाया है। ठीक है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अभिलेखों का अध्ययन है उसे हम इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम इपिग्राफी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। क्या है इपिग्राफी? अभिलेखों का अध्ययन। इसकी स्टडी जो है अभिलेखों की वो इपिग्राफी कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, तुम्हें जरूरत लगे तो नोट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध कहाँ थे? बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में जो म्यांमार है, मलाया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा। जावा को क्या कहते थे? यव द्वीप, इनसे स्थापित हुए थे। ठीक है, ये भारत के बहुत प्राचीन भारत की बात ये हो रही है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है वो कौन सी शैली कहलाती है? वो कहलाती है नागर शैली। ठीक है, और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला है वो कौन सी शैली कहलाती है? वो कहलाती है द्रविड़ शैली। ठीक है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये साउथ दक्षिण भारत के मंदिर हैं और द्रविड़ शैली में ये बना है।
उत्तर भारत के जो हिस्सा है, उत्तर भारत के हिस्से में जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने हैं, और दक्षिण भारत के हिस्से में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। ठीक है, तो क्या बात है कि दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, और यह वेसर शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है? वेसर शैली ये कहलाती है। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट हम चीज देख लेते हैं कि जो पंचायतन शब्द है, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण की शैली से ये संबंधित है। ठीक है, मंदिर निर्माण की शैली से संबंधित है। और एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब उसका जो मुख्य मंदिर है 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। अब आप समझ जाइए कि यदि सेंटर में सपोज एक मंदिर है और वो चारों तरफ उसके 4 सहायक मंदिर हैं उनसे घिरा हो, तो उसे हम पंचायतन मंदिर की श्रेणी में रखते हैं। और पंचायतन मंदिर के उदाहरण देख लीजिए। देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये सब जो है पंचायतन शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि पंचायतन मंदिर जो है ये कौन सी शैली होती है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमारी इतना ही। ये आपकी हिस्ट्री की क्लास थी। हिस्ट्री की ये अभी हमारी 3rd क्लास आई है, ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।